लक बाय चांस एपिसोड 130 इतने करीब। रायमा इस बात से अनजान थी कि वो शुक्ला जी के जाल में फंस गई है। सब कुछ शुक्ला जी के प्लान के हिसाब से होता है और रायमा के साथ उसके बॉस का ठिकाना पता चलने के बाद शुक्ला जी दंग रह जाते हैं। मिनी के लोकेशन पर पहुंचने के थोड़ी देर पहले शुक्ला जी ने ऊपर पूरा बंदोबस्त कर दिया था। नीचे उतरने से पहले शुक्ला जी ने उस फ्लैट से हर वो चीज हटा दी थी जिसे उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था और फिर रायमा से उसका हालचाल लेने के लिए पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर शुक्ला जी ने रायमा को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होने दिया कि उन्हें पता है उसके आदमी यहाँ उसे छुड़ाने आ रहे हैं और रायमा अपनी खुली हुई रस्सी को हाथ पांव और कुर्सी पर ऐसे लपेटे बैठी रही जैसे वो कभी खुली ही ना हो। रायमा ऐसे नाटक करती है जैसे वो बहुत परेशान है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती हो। शुक्ला जी रायमा के कमरे में पहुंचकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगते हैं, जिसे देखकर रायमा थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि फोन का इस्तेमाल करने के बाद उसने उसे कमरे में ही छुपा दिया था, जिससे कि शुक्ला जी को ये न पता चले कि उनका फोन यहीं छूट गया था और उसका इस्तेमाल करके उसने अपने आदमियों को यहाँ बुला लिया है। रायमा अपनी घबराहट को छुपाती हुई शुक्ला जी से पूछती है, कुछ ढूंढ रहे हो शुक्ला? और शुक्ला जी उससे कहते हैं, मेरा फोन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने भी। एक तो बुढ़ापे में याद नहीं रहता कि कौन सी चीज कहाँ रख दी है। यहाँ छूटा क्या मेरा फोन? शुक्ला जी की ऐसी बेचारगी से कही बातें सुनकर रायमा को मन ही मन हंसी आ जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती हुई कहती है, तुम बेवकूफ तो हो शुक्ला, लेकिन इतने भी नहीं कि अपना फोन इस कमरे में लाओ और उसे यहीं छोड़कर चले जाओ। रायमा की इस बात में हाँ मिलाने के बाद शुक्ला जी अपनी जेबें टटोलते खुद में बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। शुक्ला जी के जाने के बाद रायमा चैन की गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, भाल बच गई। अगर शुक्ला को वो फोन मिल जाता तो फिर तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या ही करता। वर्धमान को भी पता नहीं इस पर किस बात का इतना घमंड है। एक नंबर का बेवकूफ है ये तो, लेकिन आज इसकी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी मैं। यहाँ से जाने से पहले इसको जान से नहीं मार दिया तो मैं भी मेरे बाप की बेटी नहीं। पता नहीं ये निखिल कहाँ रह गया। जान निकल रही है मेरी चूहों की इस आवाज के बीच। ये बात आधे घंटे पहले की थी और फिलहाल शुक्ला जी बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी कार में बैठे बिल्डिंग के पीछे रायमा के आदमियों के आने का इंतजार कर रहे थे और मिनी एक काले कपड़े से अपना चेहरा ढके उस फ्लैट में बैठी थी जहां रायमा कैद थी। मिनी को पता था कि अगर शुक्ला जी का शक सही निकला और सच में रायमा का धूमकेतु से कोई नाता हुआ तो ये लड़ाई आज ही खत्म नहीं होगी और इस लड़ाई में अंत तक बने रहने के लिए जरूरी था कि दुश्मनों से मिनी की पहचान और ताकत दोनों छुपी रहे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद मिनी को बिल्डिंग के नीचे एक एसयूवी कार के रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद शुक्ला जी और रायमा के कान भी खड़े हो जाते हैं। मिनी खिड़की की आड़ से नीचे देखकर कहती है, 4 हो सकता है कार में एक ड्राइवर भी हो, मतलब 5। मिनी उनकी चाल ढाल और कद काठी से उनकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है और जब उसे सीढ़ियों पर उनके आने की आहट सुनाई देती है तो वो जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। रायमा के लोग बिल्डिंग का एक एक कोना चेक करते हुए ऊपर आते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ कैद है और आखिरकार जब उस फ्लैट के सामने पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले लात मारकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर मिनी अपना माथा पीट लेती है और धीरे से दरवाजे की कुंडी खोल देती है। दरवाजे के खुलते ही वो चारों आदमी एक साथ अंदर घुसते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि बाकी सारे फ्लैट्स की तरह रायमा यहाँ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही उन चारों में से एक की नजर दरवाजे के पीछे छुपी मिनी पर पड़ती है तो वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिनी को शुक्ला जी की बात याद आती है, इसीलिए वो अपना पूरा जोर न लगाकर हल्के हाथों से उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिनी के हल्के हाथ भी जैसे उन पर भारी पड़ते हैं। जब रायमा को ये यकीन हो जाता है कि उसके आदमी यहाँ पहुंच चुके हैं और शुक्ला की हड्डी पसली एक कर रहे हैं तो वो भी अपने बंधे होने का नाटक छोड़कर कमरे के बाहर आ जाती है। भले मिनी का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शरीर की बनावट देख रायमा समझ जाती है कि ये शुक्ला जी तो नहीं है। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहती है, इस पर टाइम वेस्ट करना बंद करो और शुक्ला को ढूंढो।
मुझे उसकी शक्ल देखनी है। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो ढूंढो उसे। ये कहकर रायमा एक टेबल पर रखा अपना फोन उठा लेती है। मिनी को पता था कि अगर इनमें से कोई भी शुक्ला जी को ढूंढता हुआ खिड़की के पास गया तो वो उन्हें बिल्डिंग के पीछे अपनी कार में बैठे हुए नजर आएंगे। इसीलिए उसने उन आदमियों से लड़ते हुए उन्हें दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, जिससे कि वो जल्द से रायमा को लेकर वहां से निकल जाएं। लेकिन रायमा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए अपने आदमियों को पिटता देख वो मिनी से लड़ने के लिए आगे आई। लेकिन मिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ बाहर का रास्ता दिखा दिया और फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मिनी और शुक्ला जी मिलकर जिस घर के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी देर रात वो घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी और इस वक्त वरुण अपनी माँ सरोज को होटल छोड़ने के बाद घर लौटा था। वरुण जानता था कि इस वक्त सब सो रहे होंगे, इसीलिए वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचता है। आज वरुण के लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन था, इसीलिए आज उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी। रात काफी हो गई थी और अगली सुबह वरुण को डिम्पल को ट्रेनिंग भी देनी थी, इसीलिए वो फटाफट अपने कपड़े बदलकर सोने चला जाता है। लेकिन जब तक उसे नींद नहीं आती तब तक वो अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है और खुद से कहता है, पापा सही कह रहे थे, इस दुनिया में उनके जैसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है। समझदार, अपने काम में बेस्ट, सुंदर, मजाकिया, केयरिंग, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनमें नहीं होगी। काश मैं उनके साथ बचपन से रहता होता और मुझे उनसे सीखने का मौका मिला होता। यही सब सोचते सोचते वरुण को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर उस पुरानी बिल्डिंग से रायमा और उसके आदमियों को बाहर निकालने के बाद मिनी ने एक सिगरेट जलाते हुए शुक्ला जी को कॉल किया और उन्हें बताया कि रायमा अपने आदमियों के साथ निकल चुकी है। मिनी के पास अब करने को कुछ नहीं था, इसीलिए उस खाली फ्लैट में बैठकर सिगरेट पीती हुई पुरानी बातें सोचने लगती है। उसके मन में रायमा को लेकर बहुत से सवाल थे, जैसे कि क्या अरमान को पता है कि रायमा किसके लिए काम करती है, क्या काम करती है, रायमा ये कब से कर रही है और क्यों, क्या ये सब सिर्फ धूमकेतु के लिए जो उसका बॉस हो भी सकता है और नहीं भी उसके कहने पर कर रही है, या इसका अपना कोई मकसद है। लेकिन ये सारे सवाल मिनी के जहन में ज्यादा देर नहीं टिक पाते और सिगरेट खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से निकलने लगती है तो उसे लॉरेंस के साथ बिताई आज की शाम याद आ जाती है और वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। रायमा और उसके आदमी उस फ्लैट से निकलने के बाद पूरी बिल्डिंग में शुक्ला जी को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं उनका नामो निशान नहीं मिलता और रायमा गुस्से में खुद चीखती हुई कहती है, आज तो निकल गया, लेकिन अगली बार मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। और अपनी जगह जिस आदमी को रख कर गया था वो मेरी पहरेदारी करने के लिए, उसने मुझे चाटा मारा, उसे तो मैं अगली बार बताऊंगी, क्योंकि ये तो बस लड़ाई की शुरुआत है, अभी तो पूरी जंग बाकी है। ये कहकर रायमा अपने आदमियों के साथ उनकी लाई हुई एसयूवी में बैठ जाती है। रायमा अच्छी तरह जानती थी कि जितनी बातें अब शुक्ला जी को उसके बारे में पता है, उसके बाद उसका सिंघानिया हाउस में रहना ठीक नहीं है। अब उसके लिए वहाँ रहने में कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि उसकी असलियत जानने के बाद शुक्ला जी उसे ना तो ऑफिस और ना ही घर में चैन से रहने देने वाले थे। रायमा को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उसका राज शुक्ला जी के सामने खुल गया, नहीं तो वो सिंघानिया परिवार में रहकर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटा तो सकती थी। लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर रात रायमा और उसके आदमियों की कार हवा की रफ्तार से हाईवे पर आगे बढ़ रही थी और उनसे थोड़ी ही पीछे शुक्ला जी अपनी कार में बैठे हुए उन लोगों पर नजर गड़ाए हुए थे। रात के इस वक्त सड़कें लगभग खाली थी, इसीलिए शुक्ला जी को इस बात का डर था कि कहीं लगातार रायमा की कार के पीछे चलने से उसे पता नहीं चल जाए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए शुक्ला जी कुछ दूरी पर ही चल रहे थे। थोड़ी ही देर में रायमा की कार हाईवे को छोड़कर शहर में घुस गई और शुक्ला जी को पीछा करने में थोड़ी सुविधा होने लगी। शुक्ला जी को रायमा की कार के पीछे अपनी गाड़ी चलाते हुए आधे घंटे से भी ऊपर हो गए थे, इसीलिए चिढ़ते हुए उन्होंने खुद से कहा, पता नहीं कौन सी गुफा में रहते हैं ये लोग जो आ ही नहीं रही है। अरे नींद आ रही है भाई, जल्दी करो। ये कहकर शुक्ला जी उबासी ले रहे होते हैं कि तभी
रायमा के साथ कार में बैठा एक आदमी पीछे पलटकर देखता है और इस बात की तसल्ली करता है कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। ये देखकर शुक्ला जी अपनी कार की स्पीड कम कर उसे अपने आगे चल रही एक कार के पीछे छुपा लेते हैं। तभी इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रायमा की कार अचानक एक लेफ्ट टर्न लेती है। जिस लेफ्ट टर्न की तरफ रायमा की कार मुड़ी थी उस तरफ सिंघानियाज की ऑफिस बिल्डिंग थी। इसीलिए शुक्ला जी को हैरानी हुई कि ये लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं। चंद सेकंड्स में रायमा की कार जाकर सिंघानिया ऑफिस बिल्डिंग के थोड़े पहले रुकती है और ये चेक करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, रायमा बाकी सबके साथ उस बिल्डिंग में घुस जाती है। रायमा जिस पुरानी बिल्डिंग में घुसी थी उसमें से सिंघानिया ऑफिस बिल्डिंग के कुछ ऑफिसेज का कमरा साफ दिखता था, जिनमें से रायमा का केबिन एक था जिसे उसने बहुत जिद करके अपने लिए खाली करवाया था। दिमाग पर थोड़ा जोर देने के बाद शुक्ला जी को याद आता है कि सालों पहले जब ये पुरानी बिल्डिंग बिकने वाली थी तो किसी ने बहुत ऊंचे दाम देकर इसे खरीदा था, जितना कि इसकी कीमत भी नहीं थी। और आज शुक्ला जी को समझ में आ रहा था कि ये बिल्डिंग क्यों खरीदी गई थी। आज की ये घटना शुक्ला जी को ये समझने के लिए काफी थी कि रायमा का बॉस और कोई नहीं बल्कि रतन धूमकेतु ही है, क्योंकि उसके अलावा सिंघानिया परिवार का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो बदला लेने के लिए इस हद तक की प्लानिंग कर सके। इस बारे में सोचते हुए शुक्ला जी अपने घर के लिए निकल गए। जहां शुक्ला जी धूमकेतु के अपने इतने करीब होने के बारे में जानने के बाद दंग थे, वहीं दूसरी तरफ रात भर चैन की नींद सोने के बाद सुबह उठते ही वरुण को जो पहला ख्याल आया वो ये था कि आज शाम को डिम्पल की वेलकम पार्टी है। क्या रंग लाएगी डिम्पल की वेलकम पार्टी और क्या होगा शुक्ला जी का अगला कदम धूमकेतु की सच्चाई जानने के बाद? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।